वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं चैनल पे टैली प्राइम का सीरीज़ स्टार्ट किया हूं और ये टैली प्राइम का सीरीज़ में हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसका टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को लेक्चर नंबर 6 में हम समझते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 5 में टोटल एक्सरसाइज यहाँ पे आपका करवा चुका हूँ। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके 9 थे और सारे क्वेश्चंस को मैं लेक्चर नंबर 5 में करवा चुका हूँ। अगर ये आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व किए हैं तो आप लेक्चर नंबर 5 पे जाकर ये वीडियोज़ देखकर और इसे सॉल्व कर लें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम पहले समझ लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए है ना, एक बिजनेस हम जो चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें एक बिज़नेस को रनिंग करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था हो गया कि आप उन किन किन चीज़ों को क्या क्या ज़रूरतें पड़ने वाली है। तो देखिए, एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो माल को आपको सप्लाई कर सके, इधर से उधर ला सके, सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक से पैसा निकालना, फाइनेंस करना, इधर का ट्रांजैक्शन उधर करना, ये सब फाइनेंसर का काम होता है। तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंसर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। या फिर आप जो बिज़नेस स्टार्ट किए हैं उसका अकाउंट्स बनेगा, तो अकाउंट्स कहाँ पे बनेगा, पैसे लेन देन कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए आपको एक बैंक की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब मैं फैक्टर बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ बिज़नेस को चलाने के लिए। ये सब सारी फैक्टर्स हैं और इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करता हूँ कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके बिज़नेस में जो भी जिस प्रकार की काम हो रही है वो आप एम्प्लॉइज़ के द्वारा या फिर वर्कर के द्वारा आप करवा सकें। तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसका से जो आपका सामान बना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसे सेल करने के लिए आपको कस्टमर ढूंढने होंगे, कस्टमर की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। क्यों? चूँकि सामान जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या फिर ख़रीद के लाऊंगा ट्रेडिंग से, तो उसे हमें कस्टमर को सेल करनी होगी, तो इसलिए हमें कस्टमर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। उसका से इन्वेस्टर, सपोज़ आपके पास कुछ बिज़नेस में आप कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिज़नेस में एक इन्वेस्टर रख सकते हैं जो आपके बिज़नेस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेगा और आपको उसे कुछ कमीशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए एक इन्वेस्टर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये सारे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंसर हो गया और सप्लायर हो गया। इन सब सारे चीज़ों को हम लोग बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आपको एक बिज़नेस चलाना है तो ये सब सारी चीज़ें आपका होनी चाहिए एक बिज़नेस को चलाने के लिए। तो इसी बिज़नेस को चलाने के लिए हमारा जो यहाँ पे ये सब फैक्टर्स जो दिया है, इसे हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसे ही हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आम तौर पे इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है ना। तो बिजनेस को हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाइड किए हुए हैं। पहला जो हो गया हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो हो गया हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा जो हो गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया और तीसरा जो हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस वो 3 प्रकार का होता है। बिजनेस हमारा 3 प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस दिया जाता है।
इसे आगे हम समझेंगे। उसके बाद से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सामान को खरीद के लाएंगे और कस्टमर को बेच देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तीसरा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स है, और इसमें हम लोग इनिशियल लेवल से किसी भी बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें बनाते हैं रॉ मटेरियल यूज़ करके, तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी ट्यूटोरियल में हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला हमारा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से काम करता है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारा यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और इसे ही हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का फिजिकल लेन देन नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्विस दिया और उसे जाके फिजिकली हम लोग लेन देन करें। फिजिकली लेन देन नहीं होता है, ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है, और इसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, एक टीचर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं। एडवोकेट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, तो ये सब हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। तो चलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीचर भी आता है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा कस्टमर रहता है। आप नीचे में यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे देखिएगा हमारा कस्टमर होता है, और यहाँ पे हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप समझिए, यहाँ पे हमारा एक, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि टीचर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे टीचर है आपके। तो आपके टीचर क्या करते हैं, तो आपके टीचर, आप समझिए आप यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे, कस्टमर की जगह पे आप समझिए आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हो, लेकिन बट यहाँ पे स्टूडेंट है ना। तो क्या करते हैं इसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कि सामने कस्टमर रहता है और सामने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार के कस्टमर को सर्विस चाहिए, सर्विस उसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, और बदले में उससे बिल पेमेंट ले सकती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर कोई यहाँ से किसी कस्टमर को पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत है, तो पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेगा, और वो जब पैन कार्ड बना देगा, सर्विस दे देगा कस्टमर को। यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे देगा कस्टमर को, तो कस्टमर क्या करेगा, बदले में उसे बिल यहाँ पे कर देगा। किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें हमारा फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं होती है, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ बात होती है किसकी, तो सर्विस की। तो सर्विस हम देते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं उस सर्विस का, तो उसे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप समझिए कस्टमर में आप हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ पे टीचर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीचर क्या करेगा, टीचर एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गए। टीचर के पास आप जाएंगे तो वो आपको सर्विस देगा किस चीज़ की, तो ट्यूशन पढ़ाने की, या फिर आपको एजुकेशन देने की सर्विस देगा। और एजुकेशन देने की सर्विस फ्री में तो नहीं कोई देते हैं ना, तो एजुकेशन वो आपको देंगे। तो आप हो गए कस्टमर, मतलब स्टूडेंट हो गए आप। तो आप उस सर्विस का, मतलब उस ट्यूशन फ़ी का आप यहाँ पे कुछ पेमेंट करेंगे। मतलब आपको जो शिक्षा दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, उसका आप यहाँ पे कुछ उसे पे करेंगे, टीचर को आप कुछ पेमेंट देंगे। सपोज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 3000 का कोई कोर्स लिया है, तो वो 3000 के कोर्स का आप कस्टमर के पास 3000 का नॉलेज जाएगा, शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, और बदले में उसे आप यहाँ पे उसे टीचर को आप 3000 पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सामने आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है और कस्टमर होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और बदले में कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बिल पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये एक टीचर का हो गया। इसी तरह डॉक्टर हो गया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर आपको प्रोडक्ट देता है कि मैं सलाह देता है। तो डॉक्टर आपको तबीयत, अगर मान लीजिए आपका फीवर है तो फीवर की गोली आपका या फिर इंजेक्शन आपका स्लिप पे लिख के दे देता है कि आपको यहाँ से ये इंजेक्शन या फिर ये जो गोली है वो खा लीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा।
तो यहाँ पे डॉक्टर हमारा जो है वो सर्विस दे रहा है, हेल्थ का सर्विस दे रहा है कि आपका हेल्थ ख़राब हो गया है, तबीयत ख़राब हो गया है, तो ये सर्विस दिया और बदले में ये कुछ 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ ऐसा कुछ फ़ी वो चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर जो हो गया वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जिसका फीवर हुआ है वो हमारा कस्टमर हो गया, और वो क्या करेगा, डॉक्टर सर्विस देगा कस्टमर को और बदले में उसे कुछ आप बिल देंगे, मतलब आपने डॉक्टर का फ़ी दे दिया तो वो आपका बिल हो गया, है ना। तो इस तरह से काम होता है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सर्विस की। तो यहाँ पे हम सर्विस की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्विस दिया जाता है और बदले में उसको बिल पेमेंट मिल जाता है। इसी तरह से आप एक एडवोकेट हो गए, तो अगर एडवोकेट हैं तो इसमें भी आपका जो एडवोकेट होते हैं वो आपके केस को लड़ेंगे, मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपसे पैसे लेंगे। कंसल्टेंट हो गए, सपोज मान लीजिए आप एक बिज़नेस रनिंग कर रहे हैं। कंसल्टेंट क्या होता है, तो सपोज आप मान लीजिए एक बिज़नेस रनिंग कर रहे हैं और उस बिज़नेस को आपको चलाने की आइडिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे और जो बिज़नेस की चलाने की एडवाइस देगा आपको, किस प्रकार से इसमें चीज़ें अरेंज करनी है, किस प्रकार से आपको चलानी है बिज़नेस, क्या क्या सामान लगेंगे, यहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे आपको इनिशियल में, ये सब सारा चीज़ हमारा कंसल्टेंट होता है। वो सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको बिज़नेस चलाने की, और बदले में आपसे यहाँ पे अमाउंट कुछ ले लेगा, है ना। तो ये हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस की बात करते हैं। कस्टमर को सर्विस दे के बदले में हम लोग पैसे ले लेते हैं, तो वो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन गुड को परचेज और सेल करते हैं, गुड्स कहने का मतलब हो गया आपका जो भी कंपनी में मटेरियल तैयार हो रहा है या फिर बन रहा है ना, तो ऐसे सामान जो परचेज किया जाएगा। जैसे गुड्स को परचेज करना मतलब हो गया कि मान लीजिए हमने एक मोबाइल ख़रीदा, तो मोबाइल हमने परचेज किया, बना बनाया सामान को परचेज किया। मोबाइल ऐसा नहीं है कि हमने बना के कस्टमर को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि मोबाइल को ख़रीदा जा रहा है, बना बनाया मोबाइल को ख़रीदा जा रहा है, और बना बनाया मोबाइल को यहाँ पे लाके अपने स्टोर पे रखें और कस्टमर को ये सेल कर दिए। इसमें कुछ मार्जिन जोड़िएगा, ऐसा नहीं है कि आपने 5000 में ख़रीदा तो 5000 में ही इसे सेल कर देंगे। इसमें आप कुछ मार्जिन जोड़िएगा, इसमें 1000-2000 आप मार्जिन जोड़ लीजिएगा, और मार्जिन जोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल कर दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, बने बनाए सामान को ख़रीद के लाते हैं, अपने स्टोर पे रखते हैं, और उसके बाद से हम उस पर कुछ बेनिफिट्स जोड़ के, कुछ फ़ायदा जोड़ के, अपना ट्रैवलिंग कॉस्ट जोड़ के, सपोज़ मैंने दिल्ली से लाया माल, तो दिल्ली से झारखंड लाने के लिए कुछ चार्ज बनेंगे ना, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा, फिर जगह जगह पे आपको टोल का पैसा देना पड़ेगा, उसका से कुछ प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाएगा तो वो भी पैसा आपको इस गुड्स के ऊपर ही जोड़ा जाएगा। तो अपना बेनिफिट जोड़ के हम उसको परचेज कर देंगे या फिर सेल करेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है, जिसमें बना बनाए माल को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। मतलब हमारा बना बनाया माल को परचेज कर देना है या फिर सेल कर देना है, तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इनमें पारंपरिक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसे बेच देना होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गुड्स को खरीदेंगे और उसमें कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और उसके बाद से हम लोग कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे। इसमें याद रखिएगा कि आपको प्रोडक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको प्रोडक्ट बना बनाया लाना है और उसको उसमें कुछ मार्जिन जोड़ के आप बेनिफिट में उसको प्रॉफिट जोड़ के उसे आप सेल कर देंगे। बस इतना ही हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ डायग्राम आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा कस्टमर होता है, सबसे पहले कस्टमर होगा, तो कस्टमर यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करेगा कि कस्टमर का क्या डिमांड है, कस्टमर के डिमांड को यहाँ पे फाइंड करेगा। सपोज समझ लीजिए कि ऐसा गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसको कस्टमर फाइंड कर रहा है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, यहाँ से हमारे
डिमांड को पता करेगा कि क्या डिमांड है कस्टमर की, और उस डिमांड के ऊपर वो काम करेगा, इन्वेंट्री करेगा, मतलब कितना सामान लाएंगे, कितना सामान हमें कस्टमर को देना है, कितने लाएंगे तो हो जाएगा कस्टमर का, क्या रेट रखेंगे, ये सब डिसाइड करना है। और उसके बाद से वो अपने स्टोर में मतलब स्टॉक में लाके रख देगा। स्टॉक का मतलब हो गया कि जहां हम वस्तुएं खरीद कर लाकर जमा करते हैं, और उसके बाद से वो कस्टमर को यहाँ पे सेल कर देगा। कस्टमर को लाकर उसे वो स्टॉक से अपने एक एक सेल करते जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज में एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे विजय एक कस्टमर हो गए और हमारा डिमांड है बाइक की, और वो भी ब्लैक कलर बाइक की डिमांड है, ब्लैक कलर बाइक की, और उसका जो रेट होना चाहिए नियर अबाउट 150 होना चाहिए, मतलब 150 के नियर अबाउट होना चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे हमारा टीवीएस का जो शोरूम हो गया या फिर कोई भी शोरूम हो गया, सपोज हमें टीवीएस की बाइक चाहिए थी तो ये टीवीएस का शोरूम हो गया, ये क्या करेंगे कि ये हमारे डिमांड को समझेंगे, मतलब इन्हें किस प्रकार की बाइक चाहिए, कितना रेट तक की चाहिए और किस प्रकार में इसे यूज़ करना है, ये सब सारे डिमांड्स को देखते हुए क्या करेंगे, एक इन्वेंटरी तैयार करेंगे, कितने कस्टमर को ज़रूरत है, क्या डिमांड मांग रहा है उसके हिसाब से, और उसके बाद से हमारा जहाँ पे उसे ख़रीद के लाएंगे, बना बनाया बाइक को ख़रीद के लाएंगे टीवीएस बाइक को, और लाके अपने स्टॉक में मतलब शोरूम में रख देंगे, और उसके बाद से कस्टमर को ये सेल कर देंगे। इसमें फ़ायदे जोड़ के, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे उन्होंने 1 लाख में ख़रीद के लाए और 1 लाख में जोड़ देंगे, इसमें अपना कॉस्ट जोड़ लेंगे, और उसके बाद से सपोज मान लीजिए 1 लाख में ख़रीद के लाए और 1.5 लाख में इसे सेल कर दिए, तो ये उनका प्रॉफिट जोड़ के और वो कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक शब्द देखेंगे, रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, मतलब मैंने आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बाइक की एग्जांपल दी। तो ये जो बाइक है जिस कंपनी ने लाया था, जैसे कि मैंने टीवीएस शोरूम के नाम लिया, तो टीवीएस शोरूम जो हो गया वो आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेकिन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो आएगा टीवीएस शोरूम, लेकिन वो जब लाया होगा तो जो टीवीएस का आपका जो कंपनी है जहाँ पे हमारा टीवीएस की बाइक तैयार की गई होगी, है ना, तो ये जो बाइक टीवीएस की तैयार की गई होगी, तो इस टीवीएस की बाइक में हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करके बाइक को तैयार किया गया होगा। रॉ मटेरियल यूज़ करके करने का मतलब इसमें हमारा फाइबर लगा होगा, इसमें हमारा ग्लास लगा होगा, इसमें हमारा आयरन लगा होगा, इसमें हमारा कई प्रकार की चीज़ें मिलकर, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर, छोटे छोटे नट बोल्ट स्क्रू, उसका से फाइबर शीशा, ये सब सारे मिलाकर एक टीवीएस की बाइक हमारा जब तैयार की गई है ना, तो उसे रॉ मटेरियल गुड्स बोलते हैं। और जब रॉ मटेरियल गुड्स से जब हमारी टीवीएस की बाइक बनकर तैयार हो गई तो उसे हम फिनिश गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल, मतलब एकदम छोटे लेवल से रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को तैयार करते हैं, और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल से हम जब फिनिश गुड तैयार करेंगे तो वो हमारा रॉ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसे अलग अलग ग्राहक तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मैंने बताया था यहाँ पे एक बाइक का एग्जांपल जो मैंने लिया था कि ये रॉ मटेरियल से बाइक को टीवीएस का जो आपका कंपनी है वहाँ पे तैयार किया गया, और उसके बाद से उस बाइक को आपका टीवीएस का जो शोरूम होगा वहाँ पे आ गया। मतलब ये आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। मैंने पहले ही बताया था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बना बनाया चीज़ को, तो यहाँ पे हमारा बाइक तो बना ही बनाया है ना, तो ये बाइक बना बनाया चीज़ को टीवीएस के शोरूम में जब आ जाएगा तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। टीवीएस शोरूम हमारा
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब टीवीएस का कंपनी जहाँ पे बाइक बना रही थी तो वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास हम बाइक को ले जाते हैं, बाइक को हमारा कस्टमर के पास चला जाता है। तो ये थी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। चलिए हम डायग्राम से कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टाइप की जो कंपनियां हैं या फिर जो चीज़ें हैं, वो पहले डिमांड को देखती है कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड में कमी आ रहा है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, किस चीज़ मार्केट में कस्टमर जो है वो क्या ढूंढ रहा है। उसके बाद से उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिमांड को देखने के बाद उस पर इन्वेंट्री प्लान बनाती है। सपोज़ मैंने बाइक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे बाइक अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वालों ने डिमांड देखा कस्टमर का कि बाइक का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, उसका इन्वेंट्री प्लान बनाएंगे। इन्वेंट्री प्लान बनाने का मतलब क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कितना बनाना है, कितना मात्रा में हमें बाइक बनाना है, कितना उसका कॉस्ट रखना है, उसमें हमारा क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा। जैसे आयरन होगा, आयरन कितना मात्रा में होगा, फाइबर कितना मात्रा में होगा, या फिर प्लास्टिक हमारा कितना मात्रा में होगा। ये सब बनाने के बाद वो हमारा आ जाएगा आपका इन्वेंट्री प्लान। पहले तो इन्वेंट्री वस्तुओं का प्लान बनाएंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमारा बाइक बनाने में, कितना मात्रा में लगेंगी, ये सब इन्वेंट्री प्लान के अंदर आता है। उसके बाद से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में यहाँ पे हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा कि हम 150 बाइक बना रहे हैं, तो 150 बाइक बनाने के बाद हमें कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, या फिर कितना हमारा कॉस्ट गिरेगा 150 बाइक बनाने का। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके बाद से इन सब सारे चीज़ को इन्वेंट्री प्लान करने के बाद, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के बाद, उसके बाद से हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद वो हमारा मार्केट में चला जाता है। मार्केट में मतलब हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे हमारा टीवीएस शोरूम के पास आ जाएगा, और यहाँ टीवीएस शोरूम के पास से जो हमारा कस्टमर का डिमांड होगा वो मार्केट से, मतलब टीवीएस शोरूम से वो आके यहाँ पे परचेज़ कर लेगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका से हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि लेजर क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, और वाउचर क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पे जो नए आए होंगे प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बस आज के लिए धन्यवाद।